हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय इंग्लिश डॉक्टर स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नाउन के अंदर केस की। द नाउन केस है। नाउन केस क्या है? देखिए, किसी भी नाउन का केस इस बात से डिटरमिन किया जाता है कि वो नाउन एक वाक्य के अंदर क्या रोल प्ले करती है। वो उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है, वो उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है, या किसी और रूप में यूज हो रही है। सो the case of a noun is determined by the part a noun plays in a sentence। और एक्चुअल में ये केस है क्या? ये वो फंक्शंस ऑफ नाउन होता है कि जो संज्ञा होती है वो कौन कौन से फंक्शन करती है, किस किस रूप में एक वाक्य के अंदर यूज हो रही होती है। तो हमें यहाँ पर जो है नाउन हमने सीखा। अब से पहले कुछ सेशन में हमने नाउन से रिलेटेड कई सारे सेशन किए, कई सारे टॉपिक हमने किए। तो आज हमारा ये नाउन से रिलेटेड आई थिंक लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पे नाउन के हम यूज केस देख रहे हैं कि नाउन का यूज कैसे किया जाता है, वाक्य बनाने में किस किस रूप में यूज होती है। उन्हीं को हम इसका नाउन का केस कहते हैं। ठीक है। केस का अगर हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको कारक कहा गया है हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर। तो नाउन को, संज्ञा को कई कारक के रूप में इसको यूज किया जाता है वाक्य बनाने में। वही इस संज्ञा के यूज है। तो देखते हैं पहला इसका यूज क्या है। उसको हम फंक्शन कह देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फंक्शंस। की नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन देखते हैं नाउन का। नाउन एक वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट के जो रूप में यूज की जाती है। एक जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, क्रिया के कर्ता के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, आपको समझ में आने वाला। देखते हैं कैसे। एक वाक्य लिखा, सारिका इज डांसिंग। अब यहाँ पर इस वाक्य में सारिका एक सब्जेक्ट है, लेकिन सारिका नाम है, क्योंकि किसी चीज का नाम है तो इसलिए नाउन है ये। ठीक है। और यहाँ पर डांस करना एक वर्ब है। तो जो क्रिया है वर्ब है ना, इस क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कौन है? सारिका, एक नाउन। कैसे पता चला? आपको क्या करना है, अगर आपको पता लगाना है कि भाई नाउन किस रूप में काम कर रहा है इस वाक्य में, तो आप क्या करना है, आपको क्रिया के साथ हु लगा देना, कौन या किसने लगा देना। मैंने कहा कौन नाच रहा है, कौन नाच रहा है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? वो सब्जेक्टिव नाउन होगा। नैन का नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमने कहा कौन नाच रहा है, तो उत्तर मिला सारिका। तो सारिका एक नाउन है और इसलिए ये सब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है। आपको पता है इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब आता है, मालूम है ना। तो ये सब्जेक्ट के, ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है। ऐसे ही राम प्लेज क्रिकेट। तो राम कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट। हु लगाया ना तो पता चला राम। तो राम क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है क्रिया के। जब कोई नाउन क्रिया की सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे उसको? नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब है कर्ता कारक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? कर्ता कारक। कहते हैं कर्ता ने। तो ठीक है, वो कर्ता कारक है। ये समझ में आ रहा ना। तो वर्ब नाउन यहाँ पे कर्ता कारक के रूप में यूज हो रही है। सेकंड देखते हैं, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये जो वर्ब है, क्रिया है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो है यूज होती है, काम करती है। कैसे? एग्जांपल ले रहे हैं, अमित किल्ड अ स्नेक। अब यहाँ पे तीन एग्जांपल लिए हैं और तीनों में तीन अलग अलग बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। अमित किल्ड अ स्नेक, क्या मतलब हुआ? अमित ने सांप को मार दिया। अब यहां पर क्या कहा इसने? नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब कहां है? ये रहा, किल करना। इसका देखो यहां पे क्या है? अमित सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये स्नेक एक ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए, अमित एक नाम है, वर्ब जो है नाउन हो गया। स्नेक किसी जीव की जाति को बता रहा है, तो कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। तो यहां पर जो स्नेक है वो एक ऑब्जेक्टिव जो है केस के रूप में यूज हो रहा है। एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन यूज हो रहा है। कैसे पता चला? इसके लिए आपको क्या करना है? दो शब्द ध्यान रखने हैं, व्हाट और हु। व्हाट और हु आपने क्या लगा दिया? आपने कहा, आपने इस क्रिया के साथ क्या लगाना है? व्हाट लगाना है। अमित किल्ड व्हाट, अमित ने क्या मारा। तो जो उत्तर आएगा वो क्या? वही है उसका ऑब्जेक्टिव केस। अमित ने क्या मारा? उत्तर मिला स्नेक, सांप मारा। तो ये जो स्नेक है ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। वर्ब के पीछे आगे तो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, नाउन है। मालूम चल रहा है तब? ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, द ग्रैंडमा टोल्ड अस अ स्टोरी। दादी माँ ने हमें एक कहानी सुनाई। अब यहाँ पे इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं द ग्रैंडमा सब्जेक्ट है और यहाँ पर टोल्ड एक वर्ब है
और अस एक ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी एक ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो जो ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसे सीधा हम कर्म नहीं कहते, सीधा ऑब्जेक्ट नहीं कहते, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जो ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिया के साथ है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट इसके बाद यानी कि अंत में आया उसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। तो ध्यान ये रखना है आपको, जब भी हम वोट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर क्रिया के साथ हम वोट लगा देंगे तो हमें पता चलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर क्रिया के साथ हमने whom लगा दिया तो पता चलेगा हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। देखो, द ग्रैंडमा टोल्ड अस, तो हमने कहा व्हाट डिड ग्रैंडमा टेल अस, दादी जी ने हमें क्या बताया, क्या बताया, उत्तर मिला ए स्टोरी, एक कहानी बताई, एक कहानी सुनाई। तो स्टोरी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट व्हाट लगाने से पता चलेगा वो डायरेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट whom लगाने से पता चलेगा वो इनडायरेक्ट होगा। ये भी तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाने का। ठीक है, यहां पे अब देखिए, मैंने कहा हम इसका यूज कर लेते हैं। द ग्रैंड माँ टोल्ड ए स्टोरी टू whom, किसको सुनाई दादी जी ने एक कहानी, तो उत्तर मिला हमें, अस। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान जो आपको अगली बात रखनी वो ये है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन्हें क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कर्म कारक। कैसा केस है ये, कर्म कारक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हमेशा ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जो बचा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे इस वाक्य में इनडायरेक्ट है अस, ये क्या है, इसे कहा जाता है डेटिव केस। क्या कहेंगे इसको, डेटिव केस। क्या होगा, ये है कर्ता कारक, ये कर्म कारक, ये है आपका, बोलो, संप्रदान कारक, है ना, संप्रदान के लिए। ये संप्रदान कारक को इंग्लिश में बोलते हैं डेटिव केस। तो यहाँ पे जो अस है वो डेटिव केस के रूप में यूज हुआ है। ये भी क्या है, ये क्या है, स्टोरी एक नाउन है, तो यहां पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज केस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, वर्ब जो हम बात करें नाउन के यूज, नाउन के फंक्शन किस किस रूप में यूज होते हैं वाक्य बनाने में, वो तो यहां पर तीसरा है, ये क्या करती है, इट इज यूज टू पोजेस द नाउन, संबंध, ये एक संबंध बताने के लिए यूज की जाती है। अब संबंध को जब बताने की बात आती है तो संबंध बताने के लिए इंग्लिश में हम अपोस्ट्रोफी करके एस लगाते हैं, कॉमा लगाएगा ऊपर और एस लगाते हैं, उसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो वो संबंध कारक के रूप में यूज होता है। क्या होता है वो, संबंध कारक। संबंध बताने वाला कारक क्या होगा, संबंध कारक। तो यहाँ पे एक नाउन एक संबंध कारक के रूप में यूज होगी, इसे कहते हैं इंग्लिश में जेनिटिव केस, GENITIV। कैसा केस है ये, जेनिटिव केस। ठीक है जी, समझ में आ रहा ना। तो जेनेटिव केस के रूप में जब भी संबंध बताएगी नाउन तो वो जेनेटिव केस कही जाएगी, उसे हम संबंध कारक कहेंगे। अब देखिए कैसे, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। इसके लिए क्या बताया आपको, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं और अपोस्ट्रोफी का भी यूज करते हैं अकेले, वो कैसे को बता देखते हैं। हर एक एग्जांपल में कुछ ना कुछ नया है। पहला एग्जांपल है, सीताज पर्स इज लॉस्ट। किसका पर्स भाई, सीता का बटुआ। तो बटुए का संबंध किससे है, सीता से। सीता कौन है, एक नाउन है, पर्स भी, बटुआ भी एक नाउन है। तो ये जो है, ये सीता के पीछे मैंने अपोस्ट्रोफ करके एस लगा दिया, इससे पता चला कि सीता का संबंध किससे, इस पर्स से है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में यूज हो रही है यहाँ पे, कौन, ये सीता, सीता। ठीक है, सीता का बटुआ। ठीक है, आपने कहा पापाज मोबाइल, पापा का मोबाइल। ठीक है, मम्मी साड़ी, मम्मी की साड़ी, दिस वे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल्स फ्रॉक। देखो यहाँ पे गर्ल है, सिंगुलर है, GIRL, उसके पास अपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब एक लड़की है। द गर्ल्स फ्रॉक, लड़की का फ्रॉक। तो फ्रॉक का संबंध किससे, लड़की से। किससे पता चला, इस अपोस्ट्रोफी एस लगने से, यानी कि पॉजेसिव केस के रूप में यूज हो रही है, तभी पता चला, संबंधवाचक बनाई तभी अपोस्ट्रोफी एस लगाने से। अब अगले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने, देखो GIRLS और ऊपर लगाया अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एस पहले आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गर्ल एक नहीं है, ज्यादा गर्ल्स हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया। जब नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाए और वो प्लूरल एस लग के बनाया जाए तो ध्यान रखना है, तो फिर उसको जेनेटिव केस में यूज करने के लिए दोबारा से अपोस्ट्रोफी करके एस नहीं लगाना, बस अपोस्ट्रोफी लगेगा, उससे ही वो संबंध बताने के लिए यूज हो जाएगी।
जैसे लड़कियों का स्कूल तो क्या बोलेंगे, द गर्ल्स स्कूल, GIRLS ऊपर अपोस्ट्रोफी, ऐसे नहीं करना GIRL और फिर अपोस्ट्रोफी करके, ऐसे ये नहीं, यहाँ तो सिंगुलर एक लड़की है, एक लड़की का स्कूल थोड़ी है, लड़कियों का, बहुत सारी लड़कियां तो गर्ल्स, तो यहाँ पे दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा से एस नहीं लगाना, वही बस ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा लड़कियों का, ठीक है, ठीक है। द विमेन आपने कहा, द विमेन पार्टी, आपने कहा विमेन्स पार्टी कहा आपने, वहां पे द विमेन्स पार्टी, अब ज्यादा औरतें हैं तो वहां पे एस लगा, क्यों लगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम देखते हैं जिस नाउन के का प्लूरल एस लग के बनता है उनके पीछे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लग के संबंधवाचक के रूप में हो जाएगा, और जिनके पीछे एस लग के प्लूरल नहीं बनता उनके पीछे अपोस्ट्रोफी के साथ साथ एस भी लगाना पड़ेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें ऐसा बताया गया, देखिए द चिल्ड्रंस पार्क, अब देखिए चाइल्ड होता है सिंगुलर नाउन, चिल्ड्रंस का प्लूरल होता है, अब चाइल्ड के पीछे एस लग के थोड़ी बना है प्लूरल, चिल्ड्रन अलग ही बन गया, बिल्कुल अलग डिफरेंट बन गया, तो यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा ना बच्चों का पार्क, बहुत सारे बच्चे ना, तो चिल्ड्रंस पार्क, बच्चे का पार्क थोड़ी कहेंगे, द चिल्ड्रंस पार्क कहेंगे, तो चिल्ड्रन प्लूरल के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा जी, ठीक है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रंस पार्क से आप समझ सकते हैं, ये भी संबंधवाचक एक जो है कारक के रूप में नाउन यूज हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक टाइटल बहुत सारे शब्दों का होता है, तो टाइटल तो है भारत सरकार का एक आदेश, तो भारत सरकार का आदेश, अब यहां पर संबंध बताने के लिए था ना, का के की का यूज करते हो, भारत सरकार का, तो का कहां लगेगा, इंडिया है एक नाउन, उसके पीछे लगेगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे लगना है, ऐसा नहीं करना तो गवर्नमेंट करके अपोस्ट्रोफी ऐसे, गवर्नमेंट्स यहां नहीं लगेगा अपोस्ट्रोफी, नाउन यहां लगने वाला, ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल वर्ड है उसके साथ लगने वाला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, द महाराजा ऑफ मेवाड़ पैलेस, द किंग ऑफ कैलकटाज हाउस, इस तरीके से ना, तो आप देखते हैं यहां भी वो सेम कहानी है, लास्ट इसका एक यूज दिखा है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रही है, यहाँ पे नाउन जो है वो लिविंग थिंग को बता रहा था, सजीव वस्तु को बता रहा था, तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी लगा के या सिंगुलर अपोस्ट्रोफी एस लगा के या सिर्फ सिंपल हम अपोस्ट्रोफी लगा के उसका संबंधवाचक के रूप में यूज कर रहे थे। लेकिन अगर निर्जीव वस्तु की बात की जाए, आपने कहा जो है मेज की टांगे, तो ऐसे नहीं बोलेंगे द टेबल्स लैग, नो, निर्जीव वस्तुओं के केस में क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ऑफ लगाना है, क्या लगाना है जी, उसके साथ ऑफ लगाना, देखो द लेग ऑफ द टेबल, द लेग है ना ऑफ, द लेग ऑफ द टेबल, अब यहां पे जो ऑफ आया है ये संबंध बता रहा है किसका, लेग का, किससे, टेबल के साथ, किसके पैर, टेबल के पैर, टेबल के पाए, अंडरस्टूड। तो नॉन लिविंग में क्या करना, आपको ऑफ लगाना है, स्पेशली फॉर नॉन लिविंग, ये ध्यान रखना है, नॉन लिविंग के केस में कभी भी अपोस्ट्रोफी लगा के हम ऐसा यूज नहीं कर सकते जैसा लिविंग के केस में करते हैं, ये फर्क आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इन सब का पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना, हुज लगा लो, मैंने कहा हुज पर्स इज लॉस्ट, जो उत्तर आया किसका बटवा खो गया, सीता का, तो सीता का ना, काके की संबंध बता रहा, संबंधवाचक क्या है, ये कारक है, ठीक है, संबंध बताने वाला संबंध कारक, ऐसे ही किसी के साथ भी आप हुज लगा दो पता चल जाएगा, तो संबंध कारक के रूप में से कहते हैं, जेनेटिव केस के रूप में एक नाउन यूज होती है। इसका नेक्स्ट यूज स्टूडेंट देखते हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, क्रिया है ना, तो क्रिया के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो किसी के अर्थ को पूरा कर दे, तो कौन सी क्रियाएं, जो क्रियाएं अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती ना, ऐसी क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए वो नाउन यूज हो जाता है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी उस क्रिया से पीछे, जैसे देखिए ही वॉज ए डॉक्टर, ये हमने इसको यहाँ पे देखें, ही वॉज वह था, क्रिया इसमें वॉज है ना, वह था, अब क्या था, अगर हम ही वॉज करके हमें छोड़ दे तो वाक्य बना ही नहीं, तो ये इसका मतलब इसकी सेंस पूरी नहीं हो रही है इस क्रिया से, जो क्रिया, इस क्रिया की मदद कौन करेगा, एक यहाँ पे नाउन आ गया, क्या, डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं लगाएंगे तो इस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है, ये क्रिया पूरा अर्थ नहीं दे पाती, इसका मतलब ये कैसी क्रिया है, दैट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, तो ऐसी वर्ब के साथ जब नाउन लग जाता है तो वहां पे वो उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको कहा जाता है, कि इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया, उसके अर्थ को पूरा करने के रूप में यूज किया जाता है, उसे पूरक कहा जाता है, पूरक, सो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, एक पूरक के रूप में यूज हुआ है, एज ए कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, ठीक है। ऐसे सेकंड में देखिए, सी बिकेम, वह बन गई, क्या बन गई पता ही नहीं, तो यहाँ पे बिकेम एक वर्ब है, इससे वर्ब पूरा नहीं हो रहा है, अगेन क्या यूज करना पड़ा, हमें एक नाउन यूज करना पड़ा, टीचर, वह एक अध्यापिका बन गई, अध्यापक बन गई, तो यहाँ पे इस नाउन ने इसके अर्थ को पूरा कर दिया, इसलिए टीचर, ये डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है इन
क्रियाओं के। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये नाउन ही तो है, डॉक्टर, टीचर, ये कॉमन नाउन होते हैं, तो ये यहाँ पे इसके वर्ब के जो मीनिंग को पूरा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट यूज केस देख लेते हैं, एज अ केस इन अपोजिशन। एंड केस इन अपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बात को आपको समझना है। एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक वाक्य में लगातार दो नाउन्स यूज हो रहे हैं, दो संज्ञाएं यूज हो रही हैं, लेकिन वो किसी एक आदमी के लिए यूज हो रही हैं, दोनों की दोनों एक ही शख्स के लिए यूज हो रही हैं, तो ऐसी अवस्था में जो सेकंड वाला नाउन होता है वो पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहा जाता है। केस इन अपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कजिन है ना, ये राहुल का केस इन अपोजिशन है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही शख्स के लिए यूज किए गए। कौन है वो? राहुल। राहुल किसका? राहुल माई कजिन। बोलने वाला जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है, वो पता नहीं कौन है, वो कह रहा राहुल माई कजिन, मेरा कजिन जो राहुल है ना वो क्या है? इज काइंड एंड इंटेलिजेंट, बड़ा दयालु और जो होशियार है कि नहीं? तो एक ही आदमी के लिए दोनों नाउन यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे सेकंड वाला इसका क्या है? केस इन अपोजिशन है। और देखिए, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सेकंड वाला नाउन है। कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, क्या? दिल्ली। क्या है? इज माई नेटिव प्लेस, ये मेरा जो है जन्म स्थान है, जहां मैं पैदा हुआ हूं। तो यहाँ दिल्ली और द कैपिटल ऑफ इंडिया दोनों के दोनों एक ही जगह के लिए यूज किए गए ना, सेम है वो। तो यहाँ पे ये जो सेकंड नाउन हो गया यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दिल्ली का क्या है? केस इन अपोजिशन है। अंडरस्टूड? तो आपको देखना ये नाउन ही तो है, कैपिटल, इंडिया, दिल्ली, ये सभी नाउन ही है, तो नाउन यूज हो रहा है केस इन अपोजिशन के रूप में। लास्ट इसका यूज केस देखते हैं स्टूडेंट्स, एज ए नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। अब किसी को एड्रेस करना, किसी को आवाज लगाना, पुकारना, संबोधित करना, एड्रेस बोलते हैं। तो वहां पर जब किसी को संबोधित करते हैं, किसी का नाम लेकर हम उसको पुकारते हैं, तो नाम नाउन है, तो इसका मतलब कौन सा नाम केस यूज कर रहे हैं? संबोधन। पुकारने क्या बोलते हैं? संबोधन कारक का यूज किया गया है, संबोधन। तो इसे कहते हैं हम कौन सा केस? वोकेटिव केस, VOCATIVE, वोकेटिव केस का मतलब है संबोधन कारक। अब देखिए संबोधन है ये, बॉयज लिसन टू मी, लड़कों मेरी बात सुनो, अध्यापक ने कहा, पापा ने कहा अमित कम हियर, अमित यहाँ आओ, तो नाम लिया ना, संबोधन, संबोधित किया, नाम लेके बोलना, क्या है? किसी को पुकारना, इसको संबोधित करना कहते हैं। इसे कहते हैं कि वोकेटिव केस है। तो नाउन बॉयज, राम, मैंने कहा, हम कहते हैं गर्ल्स डोंट टॉक, लड़कियों बात मत करो। अब गर्ल्स शब्द क्या है? ये एक नाउन है, तो हमने संबोधित किया ऐसा बोल करके। तो जब नाउन का यूज हम एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं किसी को, तो वहां पे ये एक वोकेटिव केस होता है। तो स्टूडेंट्स, इतने प्रकार से एक नाउन वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन आगे चल के बहुत बेहतर बने, हम कहीं भी मतलब कमी छोड़े ही ना, इतना बेहतर तरीके से हम वाक्य बनाएं, और जब बनाएंगे तो फिर बेहतर बोलेंगे भी। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत जल्द हम नया सेशन के साथ आपके सामने हाजिर होने वाले हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।